इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो तुम्हें तुम्हारा सबसे बोरिंग और सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है, अगले 15 से 20 मिनट में तुम्हारे लिए सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बना दूंगा। इस बात की 100% गारंटी है। अगले 20 मिनट के अंदर अंदर मैं इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज को बहुत आसान तरीके से तुम्हारे दिमाग में फिट करने वाला हूं। बस शर्त ये एक है कि तुम्हें अगले 20 मिनट में जो बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो यहां समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है और सुनकर, समझकर, याद कर इस लेक्चर के बाद नीट के पिछले 15 साल के और जेईई मेंस के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर लेना है। आई एम 100% श्योर आपने इतना कर लिया, मोर देन 90% सवाल आपके बन जाएंगे। इस पूरे लेक्चर में सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला डायग्राम के साथ आपको अच्छे से समझा रहा हूंगा और इतने क्वेश्चन में करवा दूंगा जिससे कि आपको यह समझ में लग जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। कई बच्चों ने बोला था कि भैया प्रीवियस ईयर भी आप करवाओ, कंप्लीटली टाइम वेस्ट है भाई, मैं यहां करवाता जाऊंगा, तू देखता जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा जब तक तू खुद बैठ कर ना कर ले। तुझे जो चीज समझ में नहीं आ रही है तू नोट्स में वापस देख, लेक्चर में वापस देख, जो तेरे से पीवाई क्यों नहीं बन रहा है वो तू देख, बट कर खुद से। जब नहीं बन रहा है खुद सॉल्यूशन देख, खुद खंगाल उस चीज को, तभी तुझे वो चीजें याद रहेंगी। मैं यहां सॉल्व करके चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, शुरू करते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है माय डियर? मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से, ये एक एरिया है मेरी हथेली, इस एरिया से कितनी विद्युत चुंबकीय रेखा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जा रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, यहां अपन मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है वो कहलाता है एक थ्योरेटिकल फॉर्म में। बात करें हम मैथमेटिकली फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, तो फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। अगर बी कांस्टेंट है तो आप बी डॉट ए सीधा भी लिख सकते हैं, जिसको बी ए कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, एक सवाल आपके सामने पेश है, अगर b इक्वल्स टू 3i कैप 4j कैप और 5k कैप है और अगर त्रिज्या या रेडियस r जो है वो लूप को त्रिज्या r या r है, ठीक है, और लूप को अगर एक्स वाई प्लेन में रखा जाता है तो भाई कितना होगा? सबसे पहले आपको यह समझना होगा एक्स वाई प्लेन होता क्या है। तो अपने पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई और बाहर आता हुआ एक जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड। अब मैंने बोला कि इस लूप को मैंने एक्स वाई प्लेन में रख दिया। ठीक है, तो इसके एरिया का कंपोनेंट कहां होगा? सर इसके एरिया का कंपोनेंट जरूर जेड एक्सिस में होगा। भाई एक्स वाई ये प्लेन है, इसमें अगर तूने एक लूप को रखा तो यूं बाहर आता हुआ एरिया रहेगा जो कि जेड में रहेगा। तो एरिया की डायरेक्शन क्या रहेगी? जेड। और कितना रहेगा? लूप का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और कौन सी डायरेक्शन में रहेगा सर? प्लस के कैप में। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अब करना है आपको कुछ नहीं, सिंपल डॉट प्रोडक्ट। और कैसे करेंगे? फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, तो बी कितना है? बी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। साथ में आपको a का डॉट प्रोडक्ट करना है जो कि कितना है? पाई आर स्क्वायर k कैप। तो k का i के साथ मल्टीप्लाई 0 होता है, j के साथ भी 0 होता है, केवल k का k के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फाई इक्वल्स टू आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर k कैप। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया भाई कि कैसे निकालते हैं? आपको अगर सीधा सीधा फाई और दे रखा है तो सीधा सीधा निकालिए, नहीं दे रखा तो ऐसी लैंग्वेज दी हुई रह सकती है, वो ऐसे प्लेन में है, आप निकालिए। तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कोई क्लोज सरफेस या ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बंद स्फीयर है या फिर एक बंद गोला है, तो उससे जो लाइंस इंटर होती है, जो फ्लक्स इंटर होता है, उसको नेगेटिवली चार्ज में गिनते हैं और जो बाहर निकलता है उसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। ये एक गोला है, इस गोले से जो अंदर आ रहा है फ्लक्स उसको नेगेटिव में लिखते हैं और जो बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है फेराडे का लॉ। फेराडे लॉ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, उसी के ऊपर पूरा ईएमएफ चलता है। कैसे समझना? 2 नियम फेराडे भाई साहब ने दिए थे। भाई साहब फेराडे ने ये कहा था कि चेंज इन फ्लक्स जो रहता है वो ईएमएफ जनरेट करेगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी कंडीशन में अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, उसमें कभी ईएमएफ या विद्युत वाहक बल जनरेट नहीं होगा। बट अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो हमेशा एक विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जनरेट होगा। और नियम 2 ये बताता है कि वो कितना होगा। नियम पहले ने क्या बताया कि कब होगा, जब चेंज इन फ्लक्स होगा। कितना होगा ये कौन बता रहा है? नियम नंबर 2 बता रहा है, और वो बताता है कि ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। और यही 2 फेराडे के नियम है जो अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन ईएमएफ निकालने के फॉर्मूले देखते हैं। तो ईएमएफ निकालने का पहला फॉर्मूला तो हो गया सर माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो आपको तो। दूसरा, अगर आपको एवरेज निकालना हो, सिंपल सी बात है, फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल ओपन टी, 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल ओपन टी होता है। सर ये आप हर जगह माइनस साइन क्यों लगा रहे हो? ये माइनस साइन का जो कंसेप्ट है वो लेंस ने दिया था। क्या है मैं आगे समझाऊंगा। लेंस का नियम आपको समझ में आ जाएगा। माइनस क्या है? माइनस मतलब उल्टा, कहीं भी आगे माइनस आ रहा है इसका मतलब है उल्टा। तो एवरेज ईएमएफ या फिर ईएमएफ क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स या फिर फ्लक्स के चेंज होने की रेट को अपन ईएमएफ कहते हैं। बट उल्टी डायरेक्शन में होगी तो वो डायरेक्शन जो उल्टी है उसी को माइनस शो करता है। बस आप ध्यान रखिए कैसे होता है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, इफ आर रेजिस्टेंस इन लूप देन करंट। ये तो आपने ईएमएफ निकाल लिया किसी भी लूप का।
अगर उस लूप के अंदर रेजिस्टेंस आर है तो करंट कितनी फ्लो होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड, आई इक्वल्स टू क्या होता है V बाय आर। तो V को मैंने E लिख दिया तो E बाय आर, E बाय आर लिख दिया तो E की वैल्यू मैंने माइनस डी बाई डी लिख दी, तो अपना आंसर करंट का भी आ गया। नेक्स्ट चीज पूछी जा सकती है, करंट अगर आपने निकाल लिया चार्ज फ्लो कितना होता है, तो करंट होता है माइनस आर डी फाइव बाई डी टी। अब मैं इस डी टी को जो है वो यहां ले आया आई के साइड में, तो आई डी टी माइनस डी फाइव बाई आर हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। तो आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या देगा क्यू, तो क्यू इक्वल्स टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी फाइव बाई आर या फिर फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल अपन आर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ईएमएफ जो होता है वो कभी भी लूप के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड केवल करंट करती है, ईएमएफ कभी नहीं करता है, पावर जीरो के प्रोपोर्शनल होता है। और चार्ज जो रहता है वो कभी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चार्ज जो रहता है वो कभी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर ये दोनों चीजें ध्यान है तो आप ईएमएफ और चार्ज और करंट आसानी से निकाल सकेंगे, और इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फेराडे के नियम के। अब आते हैं लेंज भाई साहब। लेंज भाई साहब का मानना यह है कि हर काम ईएमएफ में उल्टा होता है, जो आप नहीं चाहते हो वही करवाना लेंज का काम था। मतलब लेंज का जो नियम था वो एनर्जी कंजर्वेशन पे था। अब इसका कहना क्या है सुनिएगा, अगर कोई एक लूप है, मान लीजिए ये दो लूप है, ठीक है, एक लूप के अंदर कोई धारा प्रवाहित हो रही है या फिर कोई भी करंट फ्लो हो रही है जिसके कारण कोई न कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके पास कोई एक और लूप रखा है, उसमें करंट इंड्यूस होगी। इसमें करंट पहले से थी बट इसकी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक दूसरे लूप में एक जो करंट है वो इंड्यूस हुई। तो ये जो करंट इंड्यूस्ड हुई है वो जो रहेगी वो हमेशा इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि वो जिस कारण प्रोड्यूस हुई है उसका विरोध करेगी। क्या बोले सर, समझ में नहीं आया? समझना, इंड्यूस्ड करंट या फिर प्रेरित धारा जो रहती है वो इस तरीके से होती है कि उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो ऑलवेज अपनी उत्पत्ति या फिर प्रोडक्शन का विरोध करती है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं भाई कि ये एक लूप है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी धारा प्रवाहित हो रही थी। यहां समझना, ये एक लूप है जिसमें इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है। चलो लूप भी छोड़ो, तुम एक वायर ले लेते, लूप बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तुमको समझ में नहीं आएगा। ये एक वायर था जिसमें ऐसे धारा प्रवाहित हो रही थी जिस कारण कोई एक चुंबकीय क्षेत्र बी बना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र बी में अगर आपने एक लूप रख दिया तो इस लूप में एक धारा इंड्यूस होगी। अब ये धारा का काम क्या है पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, देखो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, इस कारण फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसी कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ही इंड्यूस्ड करंट आई। आपको एक चार्ट पूरा समझना होगा, समझना पूरा चार्ट में क्या समझा रहा हूं। एक बात जो है मेरी वो यहाँ चार्ट में मेरे को जगह मिल जाए मैं आपको समझा देता हूं, सुनना। आपके मैग्नेटिक फील्ड में आपने चेंज किया जिस कारण फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स में चेंज हुआ उस कारण ईएमएफ में चेंज हुआ, और उसी के कारण आई इंड्यूस्ड हुई। ठीक है, तो बी अगर बढ़ेगा या कम होगा तो बी में जो चेंज हुआ है उसी के कारण इंड्यूस्ड करंट आई है, पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ही कुछ ऐसी होती है कि वो बी का ही विरोध करेगा। अगर बी बढ़ रहा है तो वो चाहेगा बी कम कीजिए। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि खुद की ताली में छेद करना ये वाली बात है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है भाई साहब अपना एक लूप, ठीक है, ये एक लूप है जिसको आपने एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रख दिया जो कि अंदर की ओर, क्रॉस मतलब अंदर की ओर, और वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। अब ये पूछा कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस लूप में कहां होगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, बी बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी कि आप बी को कम कीजिए। और बी को कम कैसे कर सकते हैं, पहले बी अंदर की था, अगर आप बाहर की ओर ले आएंगे तो बी कम होता जाएगा। तो पहले अंदर की ओर था, आप बी बाहर की ओर ले आइए, आप बी बाहर की ओर ले आइए, और बाहर की ओर बी कब आएगा, अगर आपको बी बाहर की ओर लाना है तो आपको धारा कौन सी डायरेक्शन में, देखो ये है बी की डायरेक्शन, अगर आपको बाहर की ओर लाना है तो धारा आपको कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तब बी बाहर होता है। तो धारा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो इस तरीके से विरोध करना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखो, बहुत सारे एग्जांपल तुमको लेंज नियम बिल्कुल समझा देंगे जिससे तुम डरते हो। करंट आई इसमें पहले से फ्लो हो रही थी, ठीक है, अब बोला कि ये आई जो है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। अगर आई इंक्रीज हो रही है यानी कि क्या फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां लगेगा, तो इस लूप के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन, ये हो गया, ये उंगलियां बता रही है जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहिए, हथेली क्या बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड है सर अंदर की ओर, ठीक है। अगर करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर बढ़ रहा है। अब इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी, इंड्यूस्ड करंट चाहेगी कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कम कीजिए। आई इंड्यूस्ड क्या चाहती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कम कीजिए, और कम कैसे कर सकते हैं, अगर वो अंदर की ओर है तो आप बाहर की ओर ले आइए। तो इसमें कहां की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर की ओर, तो धारा कैसे बहेगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। क्या किया, सबसे पहले जो तार था उसमें करंट जा रही थी, उस करंट से अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जो कि अंदर की ओर मिली, और बोला करंट बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ रहा है तो 100% बी भी बढ़ेगा,
अगर बी बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगी कि आप कम कीजिए। सर उसको कम कैसे कर सकते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में बी लगा लीजिए। तो पहले अंदर था, आप बाहर लगा लिया और बाहर लगा लिया तो धारा कैसी आ गई? एंटी क्लॉकवाइज। एक और सवाल समझना, ये चुंबक है जिसके दो सिरे एस और एम, ये वी वेलोसिटी से इस कुंडली के पास जा रहा है। जब इसके पास जा रहा है, ठीक है, जब इसके पास जा रहा है तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी। वो कैसे होगी? मेरी बात सुनना, जैसे जैसे पास जा रहा है क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पास आ रहे। अभी ये जो इंड्यूस्ड करंट इस लूप के अंदर निकलेगी वो चाहेगी कि आप इसको कम कीजिए। कम कब कर सकते हैं? जब ये दूर जाए। दूर कैसे जाएगा? जब प्रतिकर्षण हो, तो ये खुद से चुंबक बन जाएगी। जैसा चुंबक एस और एन इसके ऊपर है, ये लूप खुद चुंबक बन जाएगा। इंड्यूस्ड करंट को जो करना पड़े वो करेगा, पर वो विरोध करेगा। ये खुद एक लूप बन जाएगा। अगर यहां पे एन सिरा है तो इसका प्रतिकर्षण या रिपल्शन करने के लिए इस साइड एन आ जाएगा और इस साइड एन आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो दोनों का रिपल्शन होगा, दोनों एन एन है, रिपल्शन होगा। तो फिर आपको पूछ सकते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो देखो, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, जहां से देखने का अगर आपको एन दिख रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और एस दिख रहा है वहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर आपकी आंख इस साइड है और आप यहां से देख रहे हैं तो आपको धारा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और जेई में तो बहुत बार पूछा है। एक चुंबक है जिसको आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं इस तरीके से, और यहां नीचे एक लूप है, ठीक है। तो ये नीचे गिरेगा तो जी में क्या प्रभाव आएगा? देखो, नॉर्मली जी से नीचे गिरती है कोई भी चीज, जी एक्सेलरेशन से। अभी क्या प्रभाव आएगा सुनना, ये अपना लूप है, आपने इसको नीचे गिराया, ये आदमी क्या चाहेगा? लूप क्या चाहेगा इसके अंदर की इंड्यूस्ड करंट कि ये नीचे ना आए, ऊपर जाए। उसके लिए वो क्या करेगा? इधर एन सिरा बना लेगा और इधर एस सिरा बना लेगा, और इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर लगाएगा। तो इसके अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगी? तो अगर आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, और यहां से देख रहे हैं आप तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगी। बट जी में क्या चेंज आएगा सुनना, ये चाहता है कि आप नीचे कभी आओ ही मत, आप ऊपर ही रहो। तो जी जो नॉर्मल होता था उससे अपना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव जो था वो कम हो जाएगा, किससे? जी से कम हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इतनी चीजें समझने की थी, अब सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ईएमएफ ड्यू टू मूविंग रोड, अगर कोई रोड मूव कर रही है तो उसके कारण ईएमएफ कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, ई इक्वल्स टू बी वी एल। बी उसकी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, वी उसकी वेलोसिटी, और एल क्या हो गया? उसकी लेंथ। लेंथ कौन सी? नेट लेंथ या मिनिमम लेंथ या डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जो दो सिरों के बीच की मध्य की सबसे कम दूरी है वो यूज करना है। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में होने चाहिए, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। अगर तीनों परपेंडिकुलर नहीं और कोई दो भी पैरेलल है तो ईएमएफ कितना हो जाता है? सीधा जीरो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, इसके लिए ये मैं बताइए, मैं बोल दूंगा सीधा जीरो। क्यों? वी भी इस साइड है, एल भी इस साइड है, दोनों एक्स डायरेक्शन में, सीधा जीरो, ठीक है। एक और सवाल है, ये इसके लिए ईएमएफ बताइए। तो सिंपल सी बात है, ई इक्वल्स टू बी वी एल। बी अंदर की ओर ऐसा मान लिया अपन ने, ठीक है। तो बी की जगह बी लिख दिया, वी की जगह वी लिख दिया, और एल कितना होगा? सर क्या एल पाई आर होगा? ये टोटल लेंथ होगी? नहीं, मिनिमम लेंथ लेनी है, जो कि कितनी है? 2r। तो 2r का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई रोड को घुमा दिया जाए, जैसे यहां फिक्स कर दीजिए और आप इस तरीके से घुमा रहे हैं, अगर इस तरीके से घुमा रहे हैं या घूर्णन गति करवा रहे हैं तो कितना होगा? तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, जिसको आपको लिमिट पी से क्यू तक लगाकर सॉल्व करना है, जो बहुत मुश्किल है। बट हमेशा आपको अगर पूछा जाए आधे पार्ट के लिए तो वो आपको हमेशा निकालना आना चाहिए, वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। एक होमवर्क में आपको दे रहा हूं, एडी करंट या फिर बवर धाराएं क्या होती है, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, पर हर 5-7 साल में एक बार इससे एक सवाल जरूर देखने को मिलता है, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडक्शन या प्रेरण की। क्या होता है? दो टाइप का इंडक्शन होता है, स्व प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। खुद के कारण खुद में कोई करंट इंड्यूस्ड हो रही है तो उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे, साइड वाले में हो रही है तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। जैसे कि दो लूप है, लूप 1 और लूप 2। लूप 1 में एक धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसी लूप की धारा आई के कारण इसके अंदर जो इंडक्टेंस आएगा वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। बट इसके कारण लूप 2 में कोई इंडक्टेंस आ रहा है तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। तो सुनना भाई, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बी के, और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। तो सेल्फ इंडक्टेंस फाई जो है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखो, नॉर्मली फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एल, और वही एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल इक्वल्स टू क्या आ गया? फाई 1 अपॉन आई 1। फाई किसका? लूप 1 का। आई किसका? वो भी लूप 1 का। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि इस लूप के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाई 2, वो किसके कारण हो रहा है? तो आई 1 के कारण हो रहा है। तो फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई 1। इसमें कांस्टेंट आएगा वो होगा एम, और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई 2 अपॉन एम, और आई और एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मार्क है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, अगर आपको ईएमएफ निकालने को बोलते निकाल सकते हैं, यस सर। फाई इक्वल्स टू एल आई, और ई इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वही एम के लिए भी ऐसा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब अपन अलग अलग
ऑब्जेक्ट के लिए निकालना सीखते हैं, जैसे कि एक लूप के लिए, तो बहुत सिंपल है निकालना। एल इक्वल्स टू क्या होता है, फाई बाई आई। फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। तो इस कुंडली के लिए, इस कुंडली में एन घेरे या फिर एन लूप्स है, एन टाइम टर्न है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बी। बी होता है सर किसी भी लूप का म्यू नॉट आई ओपन 2r, बट एन टाइम तो एन म्यू नॉट आई ओपन 2r, तो इसका बी हो गया। और एरिया कितना हो गया, एन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर आई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आपको किसी का रट कर याद नहीं रखना है, सॉल्व करना है। एल इक्वल्स टू फाई बाई आई, आई याद रखिएगा, फाई इक्वल्स टू बी ए, और बी और ए दोनों की वैल्यू रखना है। जैसे कि सोलेनोइड या परिनलिका के लिए पूछा जाए तो फाई इक्वल्स फाई बाई आई, बी ओपन आई, बी कितना है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई ओपन एल, और ये हो जाएगा एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई। तो एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर ओपन एल। एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। एक एन बी के कारण होता है, एक एन ए के कारण होता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है सुनना भाई, फॉर सोलेनोइड एन को अगर कांस्टेंट रखे, ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, कैपिटल एन ओपन एल को अगर आप कांस्टेंट लगे और एल को अगर 2 टाइम कर दे तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, ये पूछा है। सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, सुन मेरी बात, एल जो सेल्फ इंडक्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओपन एल। पर क्या यहां ये एन कांस्टेंट नहीं, यहां वो स्मॉल एन कांस्टेंट है। तो स्मॉल एन इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल एन ओपन एल। तो कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू एल। स्मॉल एन इंटू एल हो जाएगा, तो वही आपको यहां करना है। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ओपन एल स्क्वायर इंटू एल। तो एल से एल कट गया और एन स्क्वायर से ये कट गया, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली लेंथ। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली लेंथ। तो ये भी कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सवाल पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो फाई ओपन आई, बी ओपन आई। बी जो होता है वो हमेशा आपको लार्ज लूप का लेना है। देखो इसमें जो 2 लूप होंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी भी एक लूप के कारण नहीं होता, 2 लूप के कारण। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको हमेशा लार्ज लूप का लेना है, करंट जो है वो आपको हमेशा लार्ज लूप की लेनी है, और एरिया जो है वो स्मॉल लूप का लेना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ 2 लूप दे रखे हैं, एक अंदर एक बाहर, एक की रेडियस R1 एक की R2 है। तो बी ए ओपन आई करना है। बी कौन से का लेंगे, बी लेंगे सर बड़े लूप का, यानी कि म्यू नॉट आई ओपन 2R2 लिया है अपन ने, ठीक है। और एरिया लेंगे छोटे वाले का, पाई R1 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसके लिए आप एम निकालिए, तो बहुत सिंपल है, बी ए ओपन आई। बी किसका लेंगे, बड़े लूप का। तो बड़े लूप का बी कितना होगा, म्यू नॉट आई ओपन 2 और आर, ठीक है, इनटू अगर एन टर्न दे रखे तो लिखना है, नहीं दे रखे तो नहीं लिखना है, इनटू अंदर छोटे का एरिया लेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ओपन आई। ये आपका आ गया आंसर, सॉल्व कर लेना इसको। और ठीक है, अब एम किस किस पे डिपेंड करता है, एम डिपेंड करता है मीडियम पर, ज्योमेट्री या ज्यामिति पर, नंबर ऑफ टर्न पर, ओरिएंटेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास पर। इनका कॉम्बिनेशन भी होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का फॉर्मूला आपको होता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, और m की वैल्यू होती है k रूट L1 ओपन L2। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। अब k क्या है, k है युग्मक गुणांक, जो कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। वो डिपेंड करता है कि वो लूप जो है, कुंडलिया, वो कैसे जुड़ी हुई है। अगर वो इस तरीके से सीधी जुड़ी हुई है तो k 0 होगा, अगर वो ओवरलैप कर रही है तो k 1 होगा। और ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। समांतर के लिए 1 ओपन L1 प्लस 1 ओपन L2 होता है। आखिरी टॉपिक वो है अपना ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो एसी करंट पर काम करता है। इसका यूज क्या है, पोटेंशियल को बढ़ाना या कम करना, और वर्क ऑन बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट पर काम करता है। 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप पोटेंशियल को बढ़ाता है, स्टेप डाउन जो होता है वो पोटेंशियल को कम करता है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल और करंट 2 को ही चेंज करता है। पावर और फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। और इसका एक ही फॉर्मूला है, वीपी ओपन वीएस। प्राइमरी जो कुंडली है उसका पोटेंशियल अपन सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल इक्वल्स टू दोनों के टर्न के रेशियो के बराबर, और करंट का जस्ट उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट होती है दक्षता, परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, पी आउटपुट ओपन पी इनपुट इंटू 100। तो वी एस इंटू आई एस ओपन वी पी ओपन आई पी इंटू 100। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर है वो विद इन 18 मिनट अपन ने खत्म कर लिया है। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वो हाइप पॉइंट जो है वो देकर इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा हाइप बनाएं। बाकी मेरा वन एंड ओनली मोटिवेशन जो है आप अच्छे से जानते हैं, वो है आपके एक प्यारे से कमेंट। तो वो प्यारे से कमेंट में प्यार अपना जरूर दर्शा के जाना। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सका उतना कवर किया। हर कंसेप्ट, लेंस का नियम इतना मुश्किल है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको समझाया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में।